बहुत स्वागत है आपका। ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो ये क्लास 6 का ज्योग्राफी जो है, ओके, ज्योग्राफी ऑफ क्लास 6 वी आर डूइंग एनसीईआरटी completely, okay, and this is chapter number 5, major domains of the earth. Okay, this is a very important chapter. यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आप जीरो लेवल से ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये पूरा का पूरा ये जो सीरीज है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, एक एक चैप्टर क्लास 6 का उसका सॉल्यूशन के साथ। तो ये पूरा जो बेसिक है क्लास 6 का जो ज्योग्राफी, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, और उसमें से ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको जो टोपोग्राफी है, जो अर्थ का टोपोग्राफी है और अर्थ पर जो अलग अलग तरह के डोमेन्स होते हैं उनके बारे में आपको काफ़ी डिटेल्ड वे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट होता है चैप्टर का, जो शुरुआत होता है वो आपका बिल्कुल मेजर डोमेन्स क्या क्या है अर्थ के, उससे जुड़ा हुआ बिल्कुल इसका इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा जो अर्थ का जो डोमेन है वो बेसिकली प्राइमरी डोमेन्स अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 मेन डोमेन्स हमारे पास होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा धरती के अंदर खोदना पड़ेगा, धरती के अंदर जाना पड़ेगा। ये धरती का सरफेस है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। ये मान लो ह्यूमन बींग्स को हमने बनाया, यहाँ पर भी ह्यूमन बींग्स। ओके, अब ये धरती का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो हमने मान लिया एक स्फेयर टाइप का। तो ये आप समझिए कि धरती का ऊपर जो है ना, धरती का ऊपर वाला एरिया, इसको क्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये है क्रस्ट। इसके नीचे जो होता है, इसके नीचे जो अपना होता है वो होता है मेंटल। ओके, इसके नीचे अपना मेंटल होता है, दिस इज मेंटल। ओके, सपोज, एंड देन देर इज द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड कोर। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं कोर। तो ये बेसिकली हमारे अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं, जो मेटल्स मिनरल्स वगैरह हैं, तो उनका जो डेंसिटी है, उनका जो वेट है, उसके अनुसार ये बिल्कुल 3 लेयर हमारा अर्थ के अंदर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स डेंसिटी एंड अकॉर्डिंग टू इट्स वेट। जो ज़्यादा हैवियर मेटल्स है, जो हमारे हैवियर एलिमेंट्स है, वो कोर में मिलेंगे। उससे जो हल्का है, उससे जो लाइट है, वो आपको मेंटल में मिलेंगे। और जो सबसे हल्का है वो आपको क्रस्ट में मिलेगा। नाउ कम टू द टॉपिक लिथोस्फेयर। सो लिथोस्फेयर इज बेसिकली व्हाट? Lithosphere is the layer of the earth that comprises of this crust part and the liquid portion, the okay, the liquid portion of mantle. Mantle का 2 हिस्सा होता है, एक इसका लिक्विड, इसका जो वीक लेयर होता है, द लेयर विच सेपरेट्स क्रस्ट फ्रॉम मेंटल, उसको बोलते हैं एस्थीनोस्फेयर। ठीक है ना, तो एस्थीनोस्फेयर आपका और जो क्रस्ट आपका है इसको मिला के लिथोस्फेयर बनाया जाता है। तो बेसिकली इट इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। ओके, लिथोस्फेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है। अब ये जो लिथोस्फेयर है ये आपका इसी के ऊपर लैंड भी है। ओके, और आपका ओशियन बेसिन्स जो हैं, वो आपके जो ओशियन बेसिन्स हैं, ओशियन का नीचे वाला जो सरफेस जिसके ऊपर वाटर है, तो ये भी क्या है, क्रस्ट का ही पार्ट है। ओके, okay, so this is solid part which comprises of land portion on which we live and also comprises of the oceanic basin on which the aquatic animals, or you call the marine animals, lives. Okay, so this is lithosphere. Now the second part that is there, second domain of the earth is hydrosphere. Okay, hydrosphere is that domain which comprises of water. Okay, it comprises of water in its all form. Okay, हर जो भी फॉर्म है वाटर का, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो, चाहे वो वेपर फॉर्म हो, ठीक है ना, चाहे वो आपका आइस सॉलिड फॉर्म हो। ओके, तो हर फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। उसके बाद हमारा जो है थर्ड लेयर, ये हमारा फर्स्ट लेयर, ये हमारा सेकेंड लेयर, और हमारा जो ये यहाँ पर थर्ड लेयर,
जो थर्ड लेयर है उसको हमने बोला एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर इज द गैसियस लेयर। इट इज व्हाट? इट इज द गैसियस लेयर। गैसियस लेयर में भी हमारा प्राइमरली जो है दो ही गैस है, नाइट्रोजन विच इज 72%, okay, and 78%, sorry, this is 78%, and then there is oxygen which is 21%, and then there is CO2, okay, and then argon, okay. Rest all the nitrogen, oxygen alone comprises of 99% of all the gases, and rest are carbon dioxide, argon, helium, hydrogen, etc. All other water vapor also included in it. So all other gases includes this. We will have a detailed information about this atmosphere in the latter part of this chapter. Okay. अब ये हमारा जो चौथा फोर्थ डोमेन है वो एक ऐसा डोमेन है जिसमें ये तीनों डोमेन्स इंटरेक्ट करते हैं। ओके, दे इंटरेक्ट हियर। सपोज हमने मान लिया ये हमारा लिथोस्फेयर है, ये हमारा हाइड्रोस्फेयर है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है ये वाला, ये यहाँ पर क्या है, तीनों के एलिमेंट्स अवेलेबल है, हाइड्रोस्फेयर भी है, लिथोस्फेयर भी है और एटमॉस्फेयर भी है। सो दिस इज अ लेयर which is an interaction, which is basically an interaction of lithosphere, atmosphere and hydrosphere. So लाइफ के लिए, धरती के ऊपर लाइफ के लिए, लाइफ सपोर्ट करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए उसमें लैंड का होना जरूरी है, और लैंड जो है वो लिथोस्फेयर का पार्ट है। ओके, वाटर का होना जरूरी है जो कि हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है, और एयर का होना जरूरी है जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स जो हैं हमारे वो सिर्फ और सिर्फ बायोस्फेयर में मिलते हैं। दैट इज वाई life exists on earth, because biosphere exists on earth. Okay, तो ये हमारा था 4 layers on earth. The fourth one is an interaction of the 3 primary domains on the earth. Okay, now अब हम एक एक करके लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायो हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फीयर पर डिटेल में थोड़ा देखेंगे। ओके, कि आखिर ये है क्या, इसके अंदर क्या क्या हमें देखना है। तो बी अलर्ट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और वो है लिथोस्फेयर। नाउ वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन आवर इंट्रोडक्शन दैट लिथोस्फेयर इज व्हाट? लिथोस्फेयर इज बेसिकली द सॉलिड पोर्शन, इट इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। ओके, इसमें क्या आएगा लिथोस्फेयर में? अर्थ का जो क्रस्ट है और मेंटल का जो एस्थीनोस्फेयर वाला पार्ट है, यानी वो पार्ट जो वीकर पार्ट है मेंटल का, जहां पर मैग्मा होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट और क्रस्ट वाला पार्ट, ये बेसिकली होता है हमारा लिथोस्फेयर। ओके, तो इसमें आपका लैंड, सॉइल वगैरह इसी के ऊपर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो सॉलिड क्रस्ट वाला पार्ट है और जो एस्थीनोस्फेयर का पार्ट है, ये तीनों पार्ट मिला के लिथोस्फेयर कहलाता है। ओके, लिथोस्फेयर जो है वो बेसिकली जो लैंड आपके सॉइल जो है वो लिथोस्फेयर है, उस लिथोस्फेयर के ऊपर है, और यही जो आपका ओशियनिक बेसिन है जिसके ऊपर ये वाटर है, तो ये भी लिथोस्फेयर के ऊपर ही है। ओके, सो लिथोस्फेयर बेसिकली इसको दो डिवीजन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो वो जिस पर आपका कॉन्टिनेंट होता है ना, जैसे अफ्रीका है या एशिया है। ओके, तो दिस कॉन्टिनेंट्स आर प्लेस्ड ऑन व्हाट? लिथोस्फेयर। एंड ऑल्सो ऑल द ओशियन बेसिन्स, इंडियन ओशियन एंड ऑल दोज, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, तो इसका जो बेसिन है जिसके ऊपर वाटर कंटेंट है, ये भी क्या है? दिस वन इज व्हाट? part of lithosphere. Okay, very simple to understand. Okay, now as we have talked about oceans, so suppose here is India and this is your okay, this is your Asia. So this is Indian Ocean, and then this is Indonesia and Australia. So this is Japan, you know. So this is Pacific Ocean. Pacific Ocean is circular type of ocean. Okay, and now this is America, this is northern America, then this is Southern America. So it's basically a circular part,
circular shape, Pacific Ocean. So all the oceans, whether it is Indian Ocean, Pacific Ocean, and then there is Atlantic Ocean in, ये आपका अफ्रीका के बाद ये अटलांटिक ओशन इधर है ना, तो ये सारे ओशियंस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऑल द ओशियंस आर इंटरकनेक्टेड। आप वाटर ले लो, आप एक ग्लास वाटर ले लो और बस कहीं भी आप उसको प्लेन सरफेस पर या इवन अनइवन पर भी अगर आप उसको ये करते हो तो आप देखो कि वाटर एक लेवल पर आ जाता है, बिल्कुल एक लेवल पर वाटर जो है एक लेवल पर आ जाता है। ग्लास में भी रखोगे तो वाटर एक लेवल पर आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है वाटर का कि एक लेवल बना लेता है। तो जितने भी वाटर है हमारे ओशियंस में सब एक ही लेवल पर है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस दे आर ऑल एट द सेम लेवल। दैट इज वाई हम जो भी धरती के ऊपर जो भी हाइट मेजर करते हैं, जो भी एल्टीट्यूड मेजर करते हैं, उसका रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या होता है, सी लेवल होता है। ओके, सी लेवल को हम जीरो मान के चलते हैं, जीरो हाइट। ओके, एंड ऑल द हाइट्स, वेदर इट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट और वेदर इट इज द डेप्थ ऑफ मैरियाना ट्रेंच, सबको हम एल्टीट्यूड हो या डेप्थ हो सबको सी लेवल जो है उसको बेस मान के चलते हैं, उसको रेफरेंस मान के चलते हैं। तो ये चूंकि हमको जीरो ले लेते हैं तो बाकी जो भी हाइट है हमारा वही एग्जैक्टली मेजर यहाँ से किया था। आप कोई भी रेलवे स्टेशन चले जाओगे तो वो रेलवे स्टेशन जो भी आपका स्टेशन आया है वहां पर शहर का नाम रहेगा या रेलवे स्टेशन का, उसके बाद लिखा होता है कि दिस मीटर अबव द सी लेवल। ओके, so all the heights in this world, all the depths are measured, are taken from sea level as what reference point. Okay, this is an important word which has to be made here. ना जब हमने एल्टीट्यूड की बात करी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, माउंट एवरेस्ट की जो अपनी हाइट है वो नेपाल में अपना माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर, लेकिन ये 2020 तक ही था। ओके, in 2020 what happened, China and Nepal held a joint survey. Okay, इनका एक जॉइंट सर्वे हुआ था और इन्होंने फिर से जो माउंट एवरेस्ट का हाइट है उसका फिर से मेजरमेंट किया, तो इनको 8848.86 मीटर इन्होंने पाया कि ये जो लेंथ है 884.86 मीटर है। ओके, सो देयर हैज बीन एन इंक्रीमेंट इन द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ओके, बाय 0.86 मीटर। तो पहले जो अपना हाइट था 8848 मीटर, अब वो बढ़ के कितना हो गया 884.86 मीटर। ओके, so this is an altitude which is above the surface of the earth. Now if we talk about the depth, the deepest point on the earth, so this is basically in Pacific Ocean, Mariana Trench. Okay, Mariana Trench is basically the deepest point on the earth, which is 11,022 meter. Okay, so as you can see, the depth that is on the earth is far more than the altitude that is on earth. Okay, ये सिर्फ आपका 9 किलोमीटर के लगभग है और ये 11 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यानी धरती जितना ऊंचा है उससे 2 किलोमीटर ज्यादा गहरा है। ओके, माउंट एवरेस्ट की बात हुई है तो इस चैप्टर में आपका एडमंड हिलरी, एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्वे सर्पा, this person was from New Zealand and Tenzing Norway Sherpa was from India. These were the two persons who climbed Mount Everest for the first time. Okay, they made history, and this incident took place on 29th of May. Okay, 29th of May 1953. Okay, this is a very important information. Okay, now these were the two persons, both were male, and after some couple of decades, 20 साल बाद जुंको तबेई जो होती हैं, जुंको ताबेई, ये जापान की एक फीमेल है, ये महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। सो शी वाज द फर्स्ट लेडी, शी वाज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ओके, एंड दिस वाज लॉन्ग बैक इन 1975। ओके, now again from India we had the Bachendri Pal, who was the first lady to climb on the Mount Everest. Okay, and this incident took place in 1984. Then there are many other persons who have climbed this Mount Everest multiple times. Every year there are
persons who have climbed the Mount Everest. Santosh Yadav, for example, have climbed the Mount Everest twice. Okay, more than 2 times he or she had climbed Mount Everest. I don't know the personality exactly, whether he is a male or female, I don't know. So Santosh Yadav is also a person there. Now, this is a very important figure, but before we go into this picture, you need to know about the continents. Okay, then only we will be able to understand what this picture is all about. Okay, so let's have understanding of continents. Okay, so अभी अभी हमने देखा कि हमारा जो लिथोस्फेयर होता है उसका 2 पार्ट होता है लिथोस्फेयर का, है ना। एक तो हमारा जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स हमारे साथ हैं, और दूसरा जो है ओशियनिक पार्ट जिसके ऊपर ओशियंस हैं, है ना, ओशियनिक बेसिन्स जिसके ऊपर ओशियंस हैं। तो कॉन्टिनेंट्स पहले हम लोग देखेंगे, फिर ओशियंस देखेंगे। और ये जो फिगर है आपका ऊपर में इस पेज के ऊपर, तो वो फिगर जो है वो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस दोनों का, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड वर्ल्ड ओशियंस जो है हमारे, उसका वर्ल्ड मैप है बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स हमारे धरती के ऊपर, इसको मैं यहीं आपको फिगर में ही बता देता हूँ। दिस विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, इफ वी विल बी एबल टू, okay, so this figure we need to rotate it so that we can have clear understanding of this figure. Okay, so this figure is all about the all continents and all the oceans that we have on the earth. Okay, as you can see in this figure, these are the continents on earth. So 7 continents that we have on the earth. This is the first one, second one, okay, then we have third one, fourth one, okay, then fifth, this is fifth one, this is sixth one, and this is last 7th one. Okay, we had a trick here to remember. I will मैं आपको बता दूंगा कि ये ट्रिक क्या है जिससे आप कंटिनेंट्स को साइज वाइज, साइज वाइज की ऑर्डर में आप उसको रिमेंबर कर सके, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि भैया बताओ साइज के अनुसार कौन सा कॉन्टिनेंट ज़्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा है, या सेकेंड नंबर पर कौन सा है, या सबसे छोटा कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम कंसंट्रेट करेंगे एक एक कॉन्टिनेंट्स पर, ठीक है। तो हमारा 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स या 7 कॉन्टिनेंट जो भी है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, then we have Antarctica, and then Europe and Australia. These are the continents that we have on the earth. Okay, 7 continents. Okay, अब बात करेंगे एशिया की। ये वाला जो अपना कॉन्टिनेंट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया है, तो ये अपना कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो एशिया की खासियत ये है कि एरिया वाइज आप जानो, एरिया वाइज या फिर पॉपुलेशन वाइज, दोनों के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यही है, यानी सबसे ज्यादा एरिया भी यही है और सबसे ज्यादा लोग भी यही रहते हैं। ओके, ठीक है। टोटल लैंड एरिया की बात करेंगे तो धरती के ऊपर जितना भी लैंड है उसका 30% लैंड सिर्फ एशिया में है, ठीक है। 30% लैंड सिर्फ एशिया में। लोगों की बात करेंगे तो आप मान के चलो 60% पॉपुलेशन जो है, या मोर देन 50% अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो राउंड फिगर में, मोर देन 50% पॉपुलेशन आपका दुनिया का एशिया में सिर्फ रहता है। 3 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो हैं, सबसे नंबर 1 चाइना, सेकेंड नंबर इंडिया, एंड देन देर इज अमेरिका देर। जापान हमारा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ज़्यादातर कंट्री जो है डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है हमारे यहाँ। फॉर एग्जांपल यहाँ अपना बांग्लादेश, बांग्लादेश इज ऑल्सो ए वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। ओके, then Indonesia is also a very densely populated country. Pakistan is there. So all these countries are, comprises of almost more than 50% of the population on lands on the earth. Okay, and this Asian continent comprises of 30% of the land area that we have on the earth. Okay, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये अपना लैटिट्यूड जो है, ओके, दिस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड विच इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. Tropic of Cancer passes through this continent. Okay, Tropic of Cancer is passing through this continent, as you can see here. Okay,
And this topic of cancer, topic of cancer is very significant for India because it divides India almost into equal halves. आप देखेंगे तो लगभग दो इक्वल हाफ में ये इंडिया को डिवाइड करता है। ओके, यहाँ पर गुजरात, फिर आपका राजस्थान का छोटा सा हिस्सा, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, देन उड़ी झारखंड इज हेयर, okay, then West Bengal is there, then here is Tripura, and then Mizoram. So these are the states from which this topic of cancer passes. Nevertheless, we should concentrate on Asia continent and not on India. Okay, यहाँ ये यूरल माउंटेन्स हैं। यूरल माउंटेन्स का खासियत ये है कि दिस माउंटेन रेंज डिवाइड्स, सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ओके, यूरोप और एशिया के बीच में एक बाउंड्री का काम करता है ये यूरल माउंटेन। ओके, तो ये खासियत थी एशिया के बारे में। यूरल माउंटेन्स को आप जरूर याद रखेंगे कि ये एशिया और यूरोप के बीच में एक बाउंड्री का काम करता है। जैसे हिमालय इंडिया और चाइना के बीच में एक तरह से बाउंड्री का काम करता है, या इंडिया और नेपाल के बीच में, तो उसी तरीका से ये जो आपका यूरल माउंटेन है ये भी एक बाउंड्री है, एशिया और रियल बाउंड्री एशिया और यूरोप के बीच में। ठीक है, यूरोप बगल वाला एरिया है, जस्ट एशिया का पड़ोसी यूरोप। ठीक है, यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप से आप आर्कटिक सर्किल पास करता है। आर्कटिक सर्किल यू कैन सी 66.5 डिग्री, सो ऑलमोस्ट लाइक हेयर इट विल बी। तो 66.5 डिग्री से ये पास करता है आपका आर्कटिक सर्किल। ठीक है, एंड बियॉन्ड दिस इज आर्कटिक ओशन। ओके, यूरोप में एक आपका अल्प्स माउंटेन है। अल्प्स माउंटेन आपका बहुत सारे कंट्रीज में है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। So this is a very important mountain, Alps mountain of Europe. Okay, and this lies in many countries of Europe like Germany, France, Italy, Switzerland, and many more countries. Okay, तो यूरोप की खासियत ये है कि यूरोप जो है एक तरफ से अटलांटिक ओशन है इसका, ठीक है ना, एक तरफ से आपका अटलांटिक ओशन है, दूसरा तरफ से आपका आर्कटिक ओशन है। ओके, तो कंट्रीज यूरोप में आप देखेंगे ये यूनाइटेड किंगडम पूरा एरिया है, ये आयरलैंड है, ये आपका इधर फ्रांस हो जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जर्मनी, ये स्पेन, पोर्टुगल। सो दीज आर द कंट्रीज, फिनलैंड, देन नॉर्वे, एंड देन डेनमार्क हेयर, नीदरलैंड्स। सो दीज आर द कंट्रीज विच आर इन यूरोप। ओके, एक खासियत ये है कि एक ऐसा कंट्री भी है जो एशिया और यूरोप दोनों में लाया करता है, और वो कौन सा है? रशिया। रशिया, और भी कंट्रीज हैं लेकिन रशिया प्रोमिनेंट कंट्री है जो इंडिया दिस यूरोप और एशिया दोनों में कंप्राइज करता है। तो एशिया और यूरेशिया, सॉरी एशिया और यूरोप को मिला के कभी कभी बोल दिया जाता है यूरेशिया। ओके, यूरेशिया, दिस पार्ट इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरेशिया मेनली बिकॉज इट कंप्राइजेज ऑफ बोथ यूरोप एंड एशिया। ओके, तो ये आपका यूरोप के बारे में जानकारी था। अफ्रीका, अफ्रीका के बारे में ये आप जान लें कि अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन ऑल्सो। एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से पहला नंबर पर आपका एशिया है, दूसरा नंबर पर अफ्रीका है। ओके, ठीक है, इस कंटिनेंट का एक खासियत अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक खासियत ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो या इक्वेटर हो या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, तीनों के तीनों जो है इससे पास करते हैं। तो दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल दिस थ्री लैटिट्यूड्स पासेस। ओके, दिस थ्री आर मेजर लैटिट्यूड्स। आप देख पा रहे होंगे कि इक्वेटर लगभग लगभग अफ्रीका को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, लगभग लगभग बराबर हिस्सा में बांट देता है। ओके, टॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न, ये ना नॉर्दर्न पार्ट आपका नॉर्दर्न पार्ट से गुजरता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका सदर्न पार्ट से गुजरता है। अफ्रीका में एक खासियत अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर, चूंकि इक्वेटोरियल रीजन यहाँ पर बनता है तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट एवरी डे। ओके, सो टेम्परेचर इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी वेरी हाई। ओके, उसके अलावा एक खासियत सहारा डिजर्ट का है, दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट सहारा डिजर्ट जो है, और सबसे हॉट डिजर्ट ये आपका अफ्रीका में लाया करता है। आप देख सकते हैं नदर्न सहारा डिजर्ट के आसपास बहुत सारे आपके इजिप्ट और ये सूडान और इधर अल्जीरिया वगैरह बहुत सारे जो है कंट्रीज
इसके अगल बगल हैं, ठीक है ना। सो सहारा डिजर्ट लाइज इन मेनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। खासियत एक और ये है कि इसका आप देखेंगे चारों तरफ, लगभग चारों तरफ वाटर, इधर अटलांटिक ओशियन, ये आपका सदर्न ओशियन, ये इंडियन ओशियन, और ये आपका रेड सी, और यहाँ पर स्वेज कैनाल है। तो लगभग चारों तरफ से, एक तरफ से जिब्राल्टर स्ट्रेट, तो लगभग चारों तरफ से ये वाटर से बॉन्डेड है। ओके, बट नेचुरली अगर आप देखेंगे तो स्वेज कैनाल को तो एक नेचुरल कैनाल है नहीं, ह्यूमन मेड कैनाल है। तो बेसिकली है तो ये चारों तरफ से वाटर से ही बॉन्डेड, बट नेचुरली अगर आप देखेंगे तो 3 साइड है इसका वाटर है, बिकॉज वन साइड, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वन साइड इज नॉट बॉन्डेड बाय वाटर। एक और खासियत इसका ये है कि जो दुनिया का सबसे लंबा नदी है, माइंड यू, मैंने बात की है लंबा नदी का, सबसे लंबी नदी जो है, ओके, सबसे लंबी नदी आपका जो है वो नील रिवर है। आप देख सकते हैं इजिप्ट से निकलता है, और सूडान, साउथ सूडान, ये आपका इथोपिया का रीजन है, जिसमें द ग्रैंड एक डिस्प्यूटेड कैनाल बन रहा है यहाँ पर इथोपिया में, तो रेनासा कैनाल भी उसको बोला जाता है। तो नील रिवर दुनिया का सबसे लंबा जो नदी है वो आपका अफ्रीका में है, ठीक है। तो अफ्रीका के बारे में इतनी जानकारी थी। और ये फिर ये आपका ड्रैकन्सबर्ग आपका साउथ अफ्रीका के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन है, तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा एटलस माउंटेन्स, दैट इज आल्सो फाउंड इन अफ्रीका। सो दिस इज ऑल अबाउट द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। Now moving to the next continent, which is North America. Okay, this is the third largest continent of the world. Again I am repeating कि मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा कंटिनेंट सबसे बड़ा और कौन सा सबसे छोटा है। You are not going to forget ever in your life. तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट ये आपका है, ओके। और एक खासियत आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका में ये अपालेशियन इसको बोला जाता है, एप्लाशियन माउंटेन्स जो है आपके इधर इस तरफ, यानी साउथ ईस्ट अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ये, और रॉकी माउंटेन्स लगभग पूरा ही जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका है उसको कहीं ना कहीं वेस्टर्न कोस्ट को फ्लैंक करता है, ओके। तो ये एक खासियत इसका। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा व्हीट, most wheat in the world is grown in this area, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में दुनिया का सबसे ज़्यादा व्हीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये एक खासियत है नॉर्थ अमेरिका का, ओके। सो ग्रैंडरीज ऑफ द वर्ल्ड इसको बोला जाता है, नॉर्थ अमेरिकन रीजन को, ओके। साउथ अमेरिका के साथ इसका जो रिश्ता है वो बिल्कुल एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो इन दोनों को जोड़ता है, इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, ओके। So isthmus is a piece of land which joins two larger pieces of land. Yeah, as you can see here, it's a piece of land, narrow strip of land which joins two continents. So this is isthmus. However, there is also a man-made canal, artificial canal, which is called Panama Canal here. Panama is a country here. Then उसी के नाम पर यहाँ पर पनामा कैनाल रखा गया है। तो इस बात को आप जरूर याद रखेंगे, ओके। तो ये जो आपका नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिससे ये जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, ओके। यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम, इस्थमस ऑफ पनामा। These are very important questions, okay, for any competitive examination. Then the next continent is South America, okay. साउथ अमेरिका के बारे में ये है, साउथ अमेरिका, ओके। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा खासियत आप देखेंगे कि नॉर्थ पार्ट से लेके बिल्कुल साउथ पार्ट तक आपका एंडीज माउंटेन, दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है ये। आप देख पा रहे होंगे कि दुनिया में इतना लंबा माउंटेन रेंज कहीं भी नहीं है। तो ये आपका जो पेरू का साइड है पूरी तरीका से डिजर्ट वाला, अटाकामा डिजर्ट है, तो ये बहुत ही लंबा एक माउंटेन रेंज है जिसको एंडीज माउंटेन्स बोलते हैं। ये आप जरूर इस माउंटेन रेंज का नाम याद रखेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओके। ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका से शुरू होता है और साउथ अमेरिका तक जाके रुकता है, और ये वाला एरिया बिल्कुल डिजर्ट एरिया है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे, साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा
माउंटेन रेंज होता है। और अमेजोन रिवर, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस रिवर, ओ माय गॉड, अमेजोन फॉरेस्ट एंड अमेजोन रिवर। बेसिकली दिस एरिया, दिस ह्यूज पोर्शन ऑफ एरिया इज ब्राज़ील। ये आपका जो है ब्राज़ील एक ही कंट्री है जो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है ब्राज़ील इसको होल्ड करता है। तो अमेजोन रिवर दुनिया का, आपको बताऊं कि ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा नदी है, ये सबसे लंबा नदी था, ये सबसे बड़ा नदी है, लार्जेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट का मतलब सिर्फ लंबा मैं बोल रहा हूँ, लार्जेस्ट का मतलब होता है लंबा भी और चौड़ा भी, ठीक है ना। तो दुनिया का लेंथ और वाइड्थ में सबसे बड़ा ये रिवर है अमेजोन रिवर, ओके। और दुनिया का सबसे लंबा ये आपका माउंटेन रेंज है, एंडीज माउंटेन, ओके। तो दो चीज आप जरूर याद रखेंगे, उसके अलावा इस्थमस ऑफ पनामा को भी आप याद रखेंगे। तो ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप ये जानें कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और सबसे बड़ी खासियत ऑस्ट्रेलिया की कि आप देखिए एक कंट्री का डोमिनेंस है इस पर, जिसका नाम ही है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ओके, तो इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है क्योंकि यू कैन सी इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। there are no man-made canals here, all are, this is completely surrounded by water, okay. Here is Pacific Ocean and here is Indian Ocean, and then there is Southern Ocean, okay. So this is Australia. It is the world's smallest continent, also called as island continent because it is surrounded by water from all sides, okay. Very beautiful place, okay. Massive amount of it is desert। हाल में ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड फॉरेस्ट आया दुनिया का लगभग एक मिसाल ही है, बहुत बड़ा वाइल्ड फॉरेस्ट, काफी तबाही, मिलियंस ऑफ एनिमल्स जो है बर्बाद हो गए उसमें। लास्ट हमारा जो कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में हमें जानना है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो बिल्कुल ही बर्फ से जमा हुआ है, ठीक है ना, कंप्लीटली फ्रोजन, कंप्लीटली फ्रोजन, ओके। दुनिया का, आप ये मान लीजिए अंटार्कटिका में ही दुनिया का सबसे ज़्यादा बर्फ अगर कहीं जमा है तो यही है अंटार्कटिका में, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ कंट्री जो हैं ये बेसिकली किसी भी कंट्री का कॉलोनी नहीं है। अंटार्कटिका के बिल्कुल बीच में आप देखेंगे साउथ पोल है, ठीक है ना, बिल्कुल साउथ पोल बिल्कुल बीच में। यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एनिमल्स जो हैं जैसे पेंगुइन वगैरह आपको मिल जाएंगे, कुछ मछलियाँ मिल जाएंगी इधर, बट बेसिकली यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट है तो ह्यूमन सेटलमेंट तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ठीक है। इंडिया ने कुछ रिसर्च स्टेशन यहाँ बनाए हुए हैं, जैसे सबसे पहला था अपना मैत्री, फिर दक्षिण गंगा है, ओके, देन भारती इज ऑल्सो देयर। So these are the three research stations of India in Antarctica, okay, which researches about happenings in our atmosphere and also on the lithosphere, and every aspect of climatic change is recorded here, okay. So for researching point of view, this is a very important continent. अब मैं आपको वो तिजोरी देने वाला हूँ, ट्रीजरी देने वाला हूँ, जिससे जो है आपको कंटिनेंट सारे के सारे साइज वाइज बिल्कुल टिप्स पर होंगे, माउथ के टिप्स पर होंगे, ओके। तो आपको मैं ये ट्रिक के बारे में, इस ट्रिक के बारे में बात कर रहा था। तो ये आपका ट्रिक है, ठीक है, ओके। So this is the trick about which I was talking. Let me do it, okay. So this is the trick about which I was talking about, okay. ये आपका ट्रिक ये है कि एशियंस और अफ्रीकन्स ने सभी अंग्रेजों को इंग्लैंड वापस भेज दिया, ओके। एशियन और अफ्रीकन्स ने सभी अंग्रेजों को इंग्लैंड वापस भेज दिया। एशियन मीन्स एशिया, अफ्रीकन्स मीन्स अफ्रीका, ने मीन्स ने एन नॉर्थ अमेरिका, सभी साउथ अमेरिका एस, अंग्रेजों दिस इज अंटार्कटिक ए एन अंटार्कटिक, इंग्लैंड मीन्स यूरोप, इंग्लैंड मीन्स हेयर यूरोप, एंड the this is not included in this this line which this trick which I have made. So जो छूट गया उसको आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया है
और ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है दुनिया में। तो ये एरिया वाइज आप जरूर याद रखिएगा, एशिया और एशियन और अफ्रीकन ने सभी अंग्रेजों को इंग्लैंड वापस भेज दिया। तो एशिया नंबर 1, अफ्रीका नंबर 2, नॉर्थ अमेरिका नंबर 3, साउथ अमेरिका नंबर 4, अंटार्कटिका नंबर 5, यूरोप नंबर 6 एंड नंबर 7 इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, पॉपुलेशन वाइज में आप ये याद रखना कि एशिया जो है सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। सेकेंड नंबर पर अफ्रीका है, थर्ड नंबर पर यहाँ पर यूरोप है। ओके, थर्ड नंबर पर यहाँ यूरोप आ जाता है। बाकी आप नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका एंड ऑफ कोर्स अंटार्कटिका, नो ह्यूमन सेटलमेंट देयर। सो 6th number is Australia. Okay, so this was all about continents. Now moving to the next domain of the earth, that is also there is another information which has to be shared here. Of course, आप थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ओके, ये आप देखो, यहाँ पर मैंने दो पिक्चर्स बनाए हुए हैं। ये दो पिक्चर्स आपको समझने में मदद करेगा। ये पहला पिक्चर है, ये अंटार्कटिका का पार्ट है, ये एशिया है, ये आपका अफ्रीका है। ओके, दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज यूरोपियन पार्ट। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो बोल्ड लाइन है ये आपका इक्वेटर है, जो कि अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक नदर्न हेमिस्फीयर और एक अपना सदर्न हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो ज़्यादातर लैंड है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वो आपका यूरोप हो, सॉरी एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका का मैक्सिमम लैंड पार्ट जो एशिया में ही है। तो 68% ऑफ टोटल लैंड सरफेस ऑफ अर्थ इज लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। सो नदर्न हेमिस्फीयर में 68% इज लाइंग, तो इसीलिए इसको लैंड, ओके, सो दिस इज कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर बिकॉज 68% धरती का लैंड जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, उसमें भी 30% तो सिर्फ एशिया में है, तो इसीलिए इसको लैंड हेमिस्फीयर भी बोला जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में अपना सिर्फ 32% लैंड है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, और सदर्न हेमिस्फीयर में अफ्रीका और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, देन साउथ अमेरिका एंड देन अंटार्कटिका। ओके, so this is a very important information that you must keep in your mind. Okay, now moving to the hydrosphere part. Okay, हाइड्रोस्फीयर पार्ट के लिए आपको वापस फिर से इस मैप के अंदर आना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो चलते हैं फिर से मैप पर फोकस करते हैं। आप जब भी कंटिनेंट्स और ओशियंस की स्टडी करें तो आप मैप से ही करें, दैट इज वेरी मच हेल्पफुल। ओके, वेरी मच हेल्पफुल। ओके, सो दिस इज आवर मैप about oceans and continents. So let's start the hydrosphere part. Okay, hydrosphere. So this is hydrosphere. Now, hydrosphere, as you all know, Earth is called blue planet. तो blue planet धरती को बोला इसीलिए जाता है क्योंकि आपके पास 71% जो आपका धरती है वो वाटर से भरा हुआ। ये जो आप ब्लू पार्ट देख रहे हैं ये वाटर ही है हर तरफ, और मात्र 29% आपका लैंड है। ओके, 29% लैंड है। तो वाटर का जब हम बात करते हैं 71%, तो इसमें जितना भी फॉर्म वाटर का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब इसमें आता है। ठीक है, अब ये जो वाटर 71% है, तो धरती पर मान लो कितना भी वाटर है उसका 97% वाटर आपके ओशियंस में पाया जाता है। 97% वाटर। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। ओके, नाउ आउट ऑफ 3% विच इज रिमेनिंग, 2.8% आपका जो है आइस शीट्स और ग्राउंड वाटर, ये मिला के बन जाते हैं 2.8%। तो बचेंगे आपके पास सिर्फ 0.03% जो आपका फ्रेश वाटर, जो सरफेस फ्रेश वाटर। ओके, तो आप समझें कि फ्रेश वाटर की क्या अहमियत है और जिस तरीका से हम लोग अनसस्टेनेबल वे में फ्रेश वाटर को यूज कर रहे हैं, तो कितना दिन हमारा लाइफ जो है सपोर्ट कर पाएगा
ये हमारा 0.03% ऑफ वाटर, ये समझने की बात है। ओके, दैट इज वाई सस्टेनेबिलिटी इज समथिंग दैट वी मस्ट इंश्योर इन आवर एक्शंस। ओके, फालतू में पानी बर्बाद करना, दैट इज नॉट good. Okay, so that is what we talk about sustainable life. Okay, and also sustainable development. Now अब ओशियंस की बात करेंगे तो हमारे पास जो धरती के ऊपर हमने देखा 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उसी तरीका हमारे धरती के ऊपर 5 ओशियंस हैं। ओके, एंड व्हाट आर दिस? Pacific, Indian Ocean, then there is Atlantic Ocean. This is number 2 in size. This is number 3 in size. Okay, then there is Southern Ocean. Okay, then there is Southern Ocean, and then there is Arctic Ocean, which is the smallest ocean. Okay, we will talk about every ocean one by one. Size wise फिर से मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जो कि रामबाण ट्रिक है. You will be remembering all the oceans in terms of, बस आपको याद रखना है पैसा. ओके, दुनिया का जितना भी ट्रेड होता है वो ज़्यादातर ओशियन से होता है, यानी कारोबार, पैसों का जो कारोबार होता है, जो ट्रेड होता है, ज़्यादातर कंट्री वही धनी है जो ट्रेड में ज़्यादा लिप्त हैं, जो ट्रेड में ज़्यादा इंगेज्ड है. तो पैसा वही होगा जो जो क्या करेगा, ट्रेड करेगा. ट्रेड कहाँ होता है? ओशियंस में होते हैं. तो पैसा आप याद रखना, बस काम हो गया. पैसिफिक ओशियन, दिस इज अटलांटिक ओशियन, this is Indian Ocean, this is Southern Ocean, and this is Arctic Ocean. So I have written all these tricks in the pages which are below. Okay, बात कर लेते हैं ओशियंस की. तो ओशियंस में 3 तरह का मूवमेंट होता है जो आपको क्लास 12th में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है, 11th में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है. तो उसमें एक होता है वेव, जिसमें वाटर का एक्चुअली मूवमेंट नहीं होता, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एनर्जी. होता क्या है कि जो विंड आपका चलता है तो विंड में काइनेटिक एनर्जी होता है. तो जो वाटर जो अपर लेवल पर होते हैं उसको ये स्क्रैप करता है, उसको ऊपर फ्रिक्शन देके थोड़ा सा ऊपर उठाता है, तो वाटर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, तो एक सर्कल टाइप का बना रहता है. तो ये आपका सर्कुलेट हो जाता है वाटर थोड़ा सा अपर लेवल ऑफ ओशियंस में. तो इसी को बोलते हैं वेव्स. टाइड्स जो होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होते हैं, मून के और सन के. ओके, 2 तरह का टाइड्स आपको पढ़ना है 11th में, नीप टाइड्स और स्प्रिंग टाइड. ओके, so this is tide, this is periodic upliftment of water by the gravitational pull of sun and the moon. And then there is ocean currents. Ocean currents को आप यूँ समझ लीजिए कि ओशियंस के अंदर जो है रिवर्स फ्लो होते रहते हैं कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके, तो बस आप ये समझो कि समुद्र के अंदर जो पानी है, जो ओशियंस के अंदर जो वाटर है, उनका कंटिन्यूअस फ्लो होते रहता है, वो भी मैसिव स्केल में, उसी को बोलते हैं करेंट्स. ओके, सो दीज आर द 3 प्राइमरी मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर दैट आर देयर. ओके, साइज के टर्म्स में अगर आपको जानना हो कि कौन सा कंटेंट सबसे बड़ा हो, तो ये ट्रिक है पैसा. यू नीड टू रिमेम्बर इट. ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस ट्रिक एंड एवरीथिंग इज ओके. पैसिफिक ओशियंस के बारे में आपको मैंने बता दिया कि पैसिफिक ओशियन सर्कुलर शेप में होता है. ओके, दिस इज सर्कुलर इन शेप. एंड आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन एशिया के पास, ऑस्ट्रेलिया, देन दिस इज ऑल्सो पैसिफिक, सो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. तो ये सारे बाउंड्रीज को ये टच करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज और अटलांटिक ओशियन. तो अटलांटिक ओशियन को आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एस शेप का ये है अटलांटिक ओशियन. यू कैन सी हियर दिस इज एस शेप. ओके, सो दिस इज एस इन शेप. एंड अगर आप देख पा रहे होंगे ये ईस्ट में जो है नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को फ्लैंक करता है, ये बॉन्डेड है. और साउथर्न पार्ट में आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका को ये टच करता है. तो ये अपना अटलांटिक ओशियन है. काफ़ी बिजिएस्ट है अटलांटिक ओशियन, क्योंकि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, दे आर द कंट्रीज विच आर वेरी मच इंगेज्ड इन ट्रेड. तो आपका अटलांटिक ओशियन है जो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट, यू कैन से बिजिएस्ट आपका इन व्यू ऑफ कॉमर्स, टर्म्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड के मामले में सबसे बिजिएस्ट आपका ओशियन है. ओके, ये काफ़ी ये जो पार्ट देख रहे हैं इसका आपको फिगर दिया हुआ है बुक में, और ये बोला गया है कि ये जो पार्ट है, ये बस एक एग्जांपल दिया हुआ है कि काफ़ी इंडेंटेड है. इंडेंटेड का मीन्स होता है कि इरोजन होता है काफ़ी ज़्यादा ओशियन
वेव्स के कारण काफ़ी ज़्यादा जो है अटलांटिक काफ़ी एक्टिविटी करता है अपने वेव्स के कारण, तो काफ़ी एक तरह से वायलेंट टाइप का इसके अंदर वेव्स आता है। तो हर ओशियंस में आते हैं, बट दिस इज अ टाइप ऑफ इंडेंटेड ओके। यू कैन सी दिस फिगर को अगर मैं थोड़ा अगर बड़ा बनाऊं तो ये आप इस तरीका का फिगर होता है। ओके, इस तरीका का आपको फिगर देखने को मिलता है। ओके, and this is highly indented. Okay, means the this solid part that is there is you know moving inward. Okay, because of the erosion by this Atlantic Ocean. This is a figure of Ireland here, and this is United Kingdom. So in your book I will show you that map figure. This is Ireland and this is part of United Kingdom. Okay, then okay, this is all about I think Atlantic Ocean. Then this is the ocean which is called Indian Ocean. This is the ocean which is Atlantic Indian Ocean. Okay, the name of this ocean is after this country, the great country which is India, our country, Indian Ocean. Okay, Indian Ocean में आप देखोगे कि एक थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ट्रायंगुलर शेप का है ये, है ना, ये आपका ट्रायंगुलर शेप का ओशियन है। ओके, नॉर्थ में आप देखेंगे तो पूरी तरीका से ज़्यादातर हिस्सा जो एशिया से है, और इधर में आप वेस्ट में आप देखेंगे अफ्रीका, और इधर भी एशिया ही है, और इधर ऑस्ट्रेलिया, फिर इसका ईस्ट पार्ट। तो इस तरीका से इसका आप अगर मैप में आप देखोगे तो समझना काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन आप बस टेक्सचुअल रीडिंग करोगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको समझना। इंडियन ओशियन ट्रायंगुलर शेप है, काफ़ी आसानी से देख पा रहे होंगे आप। मैं आपको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा देता हूँ, ये आप देखें, ये है आपका इंडियन ओशियन। ऊपर में आपका एशिया है, इधर वेस्ट में अफ्रीका है, ईस्ट में भी एशिया ही है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और साउथ में आपका सदर्न ओशियन है। सो द सदर्न ओशियन इज नथिंग, सदर्न ओशियन के बारे में कुछ नहीं है। सदर्न ओशियन एक्चुअली जो है जितने भी ये ओशियंस हैं, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आपका पैसिफिक ओशियन, इसका जो सदर्न पार्ट है, सदर्न जो एरिया है, सदर्न पार्ट है, उसी को बोलते हैं सदर्न ओशियन। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत सारे बुक्स में आपको सदर्न ओशियन का नाम भी नहीं मिलने वाला। तो बेसिकली दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ ऑल द ओशियंस वेयर ऑल द ओशियंस मीट। आर्कटिक ओशियन लगभग एक आप कह लो कि लगभग फ्रीज्ड है, क्योंकि अंटार्कटिक, ये जो आर्कटिक सर्किल है उसके ऊपर वाला एरिया है, यानी आर्कटिक सर्किल के ऊपर वाला एरिया, तो इसको आर्कटिक ओशियन बोलते हैं। नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्किल का ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं आर्कटिक ओशियन। ओके, पैसिफिक ओशियन से यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। एज यू नो, स्ट्रेट इज व्हाट, स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडी। तो आर्कटिक सर्किल को बेरिंग स्ट्रेट जो है कनेक्ट करता है। ओके, और आप देख पा रहे होंगे कि ये नॉर्थ अमेरिका और ये फिर यूरोप आपका और यूरेशिया वाला पार्ट जो है आपका, इसको बाउंड्री इसको बाउंड करता है ना। तो ये आपका हो गया हाइड्रोस्फीयर का पूरा पार्ट। तो ये फिगर यहाँ पर इसका जो यूज, इसका जो एप्लीकेशन था ये फिगर का, ये आप पूरा फिगर देख के कॉन्टिनेंट और ओशियन को पढ़ने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो आप जब भी ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ें तो आप जरूर, और ये माउंटेन्स के बारे में या रिवर्स के बारे में पढ़ना हो तो आप जरूर वर्ल्ड मैप अपने साथ रखें, खास करके जो फिजिकल मैप है वो आप जरूर आप अपने पास रखें। ओके, now moving to the next part. Okay, so before moving to the next part मैं आपको थोड़ा सा ये इसको करना जरूरी है कि आप ये लो, ठीक है, I'm sorry, think this is how, okay, so this is how this pages were। तो ये आपको हमने बता ही दिया, इसमें कुछ नया बात तो है नहीं बताने को। आप ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्ट्रेट क्या है। जैसे पार्क स्ट्रेट, इसको पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। पार्क स्ट्रेट एक नैरो बॉडी ऑफ वाटर होता है जो दो बड़ा वाटर बॉडी को
क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे ये आपका क्या है, इधर अरबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी को कनेक्ट करने वाला पाक स्टेट है जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ठीक है। उसी तरीका से स्थमस होता है, स्थमस एक नैरो पीस ऑफ लैंड हो जाता है जो जो दो लार्जर पीस ऑफ लैंड्स को कनेक्ट करता है, जैसे स्थमस ऑफ पनामा, ये स्थमस ऑफ पनामा है। ओके, तो काफी आसान है इसको समझना और इसको जानना, है ना, क्योंकि हमने एग्जाम्पल से वर्ड मैप में हमने इसको देख लिया, तो हमें तो इसके कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाइड्रोस्फीयर के बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ द अर्थ। ओके, तो हाइड्रोस्फीयर तो हमने देख लिया, वो अपने को अब क्या देखना है, एटमोस्फेयर। ओके, सो नाउ ये आपको ट्रिक भी मैंने बता दिया, पैसा वाला ट्रिक, है ना। ज़्यादातर जो कॉमर्स है, कॉमर्स एक्टिविटी होते हैं, ट्रेड जो होते हैं, वो ओशियन के रास्ते से होते हैं, बिकॉज दे आर काफ़ी आसान है, काफ़ी सस्ता है और काफ़ी रिलायबल है, ठीक है। तो इसलिए ये पैसा आप याद रखना, और पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्कटिक ओशन इसके बेसिस पर है, तो आप ये जरूर इस फिगर के बारे में मैंने आपको बता दी। इंडेंटेड कोस्ट लाइन क्या होता है, इरोजन के कारण जो है इसका कोस्ट इस तरीका से जिगजैग टाइप का कोस्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं इंडेंटेड कोस्ट। Now it is the last domain of the earth, that is called atmosphere. Okay, so atmosphere is something that comprises of air. So this is comprising of air. 5 लेयर्स होते हैं आप एटमोस्फेयर्स के अंदर, है ना। वो अपना ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मिजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर है। Okay, then there is also another layer that is called exosphere. Here is exosphere, as you can see. Okay, तो 5 लेयर्स होते हैं। इसके ट्रिक हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसको आप, अगर मान लो कसम से कोई तोतला बच्चा है, बच्चा जो शुरुआत में थोड़ा सा तोतला होता है, सभी हम लोग सभी होते हैं बचपन में थोड़ा सा, नॉट सभी बट मोस्ट ऑफ द चाइल्ड आर तोतला, विच इज वेरी क्यूट। ओके, तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है, दैट इज नथिंग टू वरी अबाउट, सारे बच्चे होते हैं। तो इसका ट्रिक है, कसम से अगर कोई तोतला बच्चा बोला तो क्या बोला, कसम थे। ओके, सो दिस इज कसम थे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो। ऐसा लगता है कि मुंह से हवा निकल गया, क बोलने की जगह त बोल दिया, एक लीकेज हो गया एयर का मुंह से, तो थोड़ा सा वो बोलने में ये हो जाता है। तो नीचे वाला है तसमते में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। ओके, नाउ वी विल बी सीइंग वन बाय वन ऑल दीज लेयर्स। तो एटमॉस्फेयर के बारे में आपको यहाँ जानकारी जो है 1600 किलोमीटर्स आपका होता है, ठीक है। 1600 किलोमीटर्स तक आपका जो है अपना धरती के ऊपर का एटमॉस्फेयर होता है। इसके बाद आप स्पेस में चले जाते हैं, फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर वो मर्ज हो जाता है स्पेस में जाके, ठीक है। 5 लेयर्स होते हैं हमारे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, जिसका ट्रिक है तसम ते, कसम से। when a child speaks it, it's like tasamte. Okay, okay, so CO2, आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा ऑक्सीजन जो है वो 21% होता है, ठीक है। और हमारा जो नाइट्रोजन होता है ये लगभग 78% होता है। तो ये दो चीफ एलिमेंट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, बाकी 1% के अंदर ही सब कुछ होता है, जैसे आर्गन, CO2 वगैरह वगैरह। ओके, नाउ CO2 का आजकल आप ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड काफ़ी चर्चा होता है CO2 का। तो क्या CO2 एटमॉस्फेयर में होना खतरनाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। CO2 के बगैर हमारे धरती के ऊपर लाइफ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट समझिए इम्पॉसिबल ही हो जाएगा, क्योंकि CO2 एक ऐसा गैस है जो हीट को ट्रैप करता है और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो धरती है, उसको एक रहने लायक प्लेस बनाता है। नहीं तो क्या होगा कि सारा रेडिएशन जो हमारे धरती के ऊपर आएंगे वो दे विल बी रेडिएटेड बैक, जितना भी हमारा इंसोलेशन होगा सारा का सारा रेडिएट हो जाएगा। तो CO2 है एक ऐसा गैस जो इसको ट्रैप कर लेता है, तो हमारा धरती एक ये ग्रीन हाउस का काम करता है, जिसके कारण हमारा धरती गर्म होता है, ठीक है, एक रहने लायक जगह बनाता है। लेकिन इन दिनों हुआ क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण और ये ये जितने भी एक्टिविटीज हुए हैं रिसेंटली 100 ईयर्स में, उसके कारण हमारा CO2 का कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। तो जिसके कारण से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया। तो
ये दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न्स बिकॉज अगर CO2 बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रैप हो जाएंगे और फिर ग्लेशियर्स का मेल्ट होना और फिर सी लेवल राइज होना और बहुत सारे जो जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में चेंजेज आ रहे हैं वो देखा जा रहा है कि CO2 के इंक्रीमेंट के कारण ही हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारा जो ट्रोपोस्फेयर का हम बात कर रहे हैं, जो पहला हमारा लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ट्रोपोस्फेयर में मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रोपोस्फेयर है ना, ये आपका ऑन एन एवरेज आप देखेंगे 13 किलोमीटर होता है, मतलब धरती से सी लेवल से 13 किलोमीटर ऊपर हमारा एवरेज जो है ट्रोपोस्फेयर होता है। अगर आप ट्रोपोस्फेयर की बात इक्वेटोरियल रीजन में करेंगे तो चूंकि यहाँ हीट बहुत ज़्यादा रिसीव होता है तो एयर थोड़ा गर्म होता है तो ज़्यादा दूर तक ये जा पाता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ट्रोपोस्फेयर थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा होता है, इसका हाइट ट्रोपोस्फेयर का 18 किलोमीटर के लगभग हो जाता है। लेकिन अगर आप पोलर रीजन में जाएंगे तो उतना हीटिंग होता नहीं है, तो फिर ज़्यादा ट्रोपोस्फेयर ऊपर जा नहीं पाता एयर अपना, तो ट्रोपोस्फेयर आपको 8 किलोमीटर तक ही जो है दिखेगा। ओके, नेक्स्ट कुछ और जैसे स्ट्रेटोस्फेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना है स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन लेयर होता है and you know ozone layer protects us from ultraviolet rays, and this ultraviolet rays, if it is allowed to come on the earth surface, it can cause cancer because carcinogenic ये होता है। तो कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन बर्निंग हो सकता है, काफ़ी सारे डिजीज हो सकते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही ओजोन लेयर होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो सन से निकलते हैं। ठीक है, देन देयर इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर, इसमें फिर मीजोस्फेयर के बाद हमारा थर्मोस्फेयर होता है। थर्मोस्फेयर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अपना है ना थर्मोस्फेयर, इसमें आप सैटेलाइट्स उड़ते हुए देख पा रहे होंगे। तो हमारा जो सैटेलाइट्स वगैरह है इसी लेयर में होता है थर्मोस्फेयर में। ठीक है, थर्मोस्फेयर में हमारे सैटेलाइट्स होंगे और इसी में अपना आयोनोस्फेयर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर होता है आयोनोस्फेयर। तो जितने भी रेडियो वेव्स होते हैं सब यहीं जाके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ आयोनोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अंदर जितना भी वायरलेस टेक्नोलॉजी काम करता है सब आयोनोस्फेयर के कारण ही पॉसिबल है। हमारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं सब इसी थर्मोस्फेयर में ही है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारा जो है थर्मोस्फेयर में है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये थर्मोस्फेयर हमारे लिए। एग्जोस्फेयर क्या है? एग्जोस्फेयर के बाद हमारा धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और हमारा धरती बिल्कुल स्पेस में जाके मिल जाता है। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन विच आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बेसिक्स हैं ज्योग्राफी के। और डिटेल्ड में आपको फिर 11th का जो है बुक, उसमें डिटेल्ड मिलेगा आपको इस सब के बारे में, हाइड्रोस्फीयर जितने भी डोमेन्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा एटमॉस्फेयर का जो पार्ट है वो खत्म हो गया। तो नेक्स्ट हमारा है अपना बायोस्फेयर। बायोस्फेयर के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं आपके पास। तो बेसिकली बायोस्फेयर एक नैरो जोन होता है जहाँ पर बायो का मीन्स होता है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, बायो का मतलब ही होता है लाइफ। तो ऐसा स्फेयर, ऐसा डोमेन ऑफ द अर्थ जहाँ लाइफ पॉसिबल हो उसको बोलते हैं बायोस्फेयर। तो बेसिकली 3 जो मेजर डोमेन्स अपने हैं वो जहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं उसको बायोस्फेयर बोलते हैं। सो दिस इज द लेयर वेयर ऑल द 3 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड मेक्स लाइफ पॉसिबल। तो 3 एलिमेंट जो लाइफ के होते हैं, एयर, वाटर एंड लैंड, तीनों आपको बायोस्फीयर में मिलेंगे। तो बायोस्फीयर के कारण ही हमारा जो प्लैनेट है वो लिविंग प्लैनेट। बाकी कहीं भी आप देखेंगे सोलर सिस्टम में खास करके अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं, लिविंग जो 3 लाइफ के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो तीनों के तीनों कहीं भी नहीं पाए गए। सो दैट इज व्हाई दिस बायोस्फीयर इज सो मच ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो बायोस्फीयर के बारे में इतना ही है। और तो बाकी हमने सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे कंटिनेंट्स, ओशियंस हमने मैप के थ्रू देख लिया। हमने ट्रिक देख लिया किस तरीक़े से आपको कॉन्टिनेंट्स को याद करना है, ओशियंस को याद करना है और एटमॉस्फेरिक लेयर्स को याद करना है। ये तीनों ट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपको जानने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड
जाते जाते मैं आपको यही कहूँगा कि आप पढ़ें तो क्यूरियोसिटी से पढ़ें। क्यूरियोसिटी आपको एनर्जी देगा, मोटिवेट करते रहेगा पढ़ाई को लेके और कभी भी आपको बोर नहीं होने देगा, ठीक है। सो ऑलवेज बी अ क्यूरियस रीडर बिकॉज education, the learning process must be a process of enjoyment. It should not be a process of boreal. Okay, तो ज्योग्राफी आप जब भी पढ़ें तो आप मैप का यूज करें, वर्ल्ड मैप। इंडिया को पढ़ रहे हैं तो इंडियन मैप का यूज करें, ताकि आपको रियल लाइफ थोड़ा सा आपको दिमाग में, रियल लाइफ का ये पिक्चर जो है वो आपके दिमाग में जाए। सो ज्योग्राफी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो बट दैट डिपेंड्स ऑन योर क्यूरियोसिटी, आप कितना क्यूरियस है चीज़ों को जानने को लेकर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।